हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों का जो मॉडल पेपर चल रहा है हायर के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए 30 क्वेश्चन। तो हमारा ये दूसरा मॉडल पेपर है जो हम रोज़ एक मॉडल पेपर 30 क्वेश्चन का लेकर चलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर एक आ रहा है। एक हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर एक हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर एक हमारा कह रहा है, यूपी सरकार ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट का कुल अनुमानित आकार कितना है और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लक्षित राजकोषीय घाटा क्या है? कह रहा है लक्षित राजकोषीय घाटा क्या है, बताइए। लक्षित राजकोषीय घाटा क्या है? बजट कितना है? 9 लाख, सॉरी यार, 9 लाख। बजट कितना है? 9 लाख। हमारा कितना है? यूपी का बजट कितना है? 9,12,696 करोड़। और ये इसका ये रखा गया कितना? 3.0 जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत रूप में कितना लक्षित घाटा रखा है? कितना? 3%। कितना? 3%। ये रखा गया कितना? 3%। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दो पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? दो कह रहा है, उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग के हाल ही में हुए प्रशासनिक फेरबदल के बाद 2026 की शुरुआत में निम्नलिखित में से किसे इस आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अब यार हम लोग देने वाले हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन है? अगर आप लोगों को दोस्त याद हो, इसके नए अध्यक्ष कौन है? ये अध्यक्ष कौन है? ये है कौन? प्रशांत कुमार। ये उत्तर प्रदेश में पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी थे। तो इन्हें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का क्या नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके पहले कौन थे? उन्होंने प्रोफेसर कीर्ति पांडे का वो स्थान ले लिया। उन्होंने किसके व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। और जो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 क्या कह रहा है? भारत ने फरवरी 2026 नई दिल्ली में भारत मंडपम में ऐतिहासिक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी की इस वैश्विक शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? इसका केंद्रीय विषय क्या था? सतत विकास लक्ष्यों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई फॉर पीपल, प्लानिट प्रोग्रेस, ग्लोबल साउथ के लिए तकनीकी संसाधनों का लोकतंत्रीकरण या आर्थिक विकास के लिए समावेश एआई। इसका था हमारा क्या? एआई फॉर पीपल, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। क्या था? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इंडिया एआई समिट 2026 का जो मूल विषय था किससे रिलेटेड था? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अब आते क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्या करें? वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार संबंध कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उत्तर प्रदेश के किस विशिष्ट व्यक्ति को प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया भाई? किसे? सुश्री एन राजम को, श्री चिरंगीलाल यादव को, श्री बुद्धि रश्मि मणि को, श्री अनिल कुमार रस्तोगी को। बताइए इसमें किसे किया गया? सुश्री एन राजम को। किसे? सुश्री एन राजम को कला के क्षेत्र में उनके असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए 2026 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान क्या पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जैसे जो इसमें और ऑप्शन दिए क्या? श्री चिरंजी लाल यादव, श्री बुद्धि रश्मि शरण मणि उत्तर प्रदेश से ही है और उन्हें 2026 पद्म पुरस्कारों में मान्यता मिली, परंतु उन्हें पद्मश्री मिला है। जैसे इन्हें क्या मिला है? इन्हें मिला है क्या? इन्हें मिला है क्या? पद्मश्री। पद्मश्री इन्हें क्या मिला है? इन्हें पद्मश्री मिला है। ठीक है। तो यही सब सारी चीजें बीच में चीजें कंफ्यूजन करती हैं। अगर तनिक भी कंफ्यूजन होता है आदमी सवालों का जवाब नहीं दे पाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, भारत ने हाल ही में अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। भारत ने किस टीम को 96 रन हरा अपना रिकॉर्ड तीसरा टी20 विश्व कप खिताब सुरक्षित किया? किसे हराया? भारत ने किसे हराया फाइनल में? भारत में हराया किसे? न्यूजीलैंड को। किसे? न्यूजीलैंड को हराया। भारत कब कब जीत चुका है टी20 वर्ल्ड कप? 2007 वाला जो पहला हुआ था, और फिर 2024 वाला भारत ने जीता, और 2026 वाला। ठीक। भारत ऐसी पहली टीम हो गई जिसने 3 टी20 विश्व कप जीता। बाकी तो और देशों ने 2-2 बार जीता। वेस्ट इंडीज ने 2 बार जीता, इंग्लैंड ने 2 बार जीता है, लेकिन भारत 3 बार जीता है। ठीक।
मैन ऑफ द सीरीज कौन हुए? मैन ऑफ द सीरीज ये कौन? संजू सैमसन, संजू सैमसन, सैमसन हुए सीरीज, सीरीज। और मैन ऑफ द मैच ये हमारे बुमराह हुए, बुमराह, बुमराह मैन ऑफ द मैच, मैच। कैप्टन कौन थे? सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव, यादव। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्या कह रहा है? कह रहा है यूजीसी ड्राफ्ट विनियम 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उम्मीदवार अब नेट पास किए बिना सीधे सहायक असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए पात्र है? मानविकी में 55% अंकों के साथ एमए करने वाला उम्मीदवार, 55% अंकों के साथ एमई या एमटेक डिग्री धारक उम्मीदवार, या 60% अंकों के साथ एमबीए करने वाले उम्मीदवार, या पीएचडी कार्यक्रम में नामांकित लेकिन शोध प्रबंध ना करने वाला। बताइए इसमें से कौन सा है? इसमें से क्या? ये ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि जो यूजीसी ड्राफ्ट विनियम 2025 आया है, इसने पात्रता मानदंडों में क्रांतिकारी और परिवर्तनकारी बदलाव पेश किया। इसके तहत निर्दिष्ट किया गया है कि स्नातकोत्तर उम्मीदवार मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी धारण करने वाले जिन्होंने न्यूनतम 55% अंक प्राप्त किए हैं, वे अब सीधे सहायक प्रोफेसर के रूप में भर्ती के लिए पात्र होंगे। उन्हें नेट पास करने की पूर्व शर्त से छूट दी गई है। नीतिगत बदलाव का यह रुख तकनीकी संकायों में योग्य शिक्षकों की भारी कमी को दूर करने और इंजीनियरिंग पेशेवरों के शिक्षा जगत में प्रवेश को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, परिकल्पना परीक्षण में यह कथन है कि छात्र और छात्राएं दोनों संज्ञानात्मक योग्यता परीक्षण में समान रूप से अच्छा प्रदर्शन करते हैं। किस प्रकार की परिकल्पना का उदाहरण है? बताइए किस प्रकार की परिकल्पना का उदाहरण है ये? दिशात्मक परिकल्पना का, शून्य परिकल्पना का, या फिर कारण परिकल्पना या सांख्यिकी परिकल्पना का? बताइए। यह है किसका? यह है शून्य परिकल्पना। क्यों शून्य परिकल्पना का है? क्यों? क्योंकि यह मानता है कि दो चर लिंग और परीक्षा प्रदर्शन में बीच कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। यह शून्य परिकल्पना की सर्वमान्य विशेषता है। शून्य परिकल्पना डिफॉल्ट धारणा के रूप में कार्य करती है, जो यह मानती है कि मापा गया कोई भी अंतर पूरी तरह से नमूनाकरण त्रुटि या संयोग के कारण है। इस अवधारणा का आकलन करना उम्मीदवार के मौलिक अनुमानात्मक की समझ को प्रमाणित करता है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या कह रहा है? कौन सा अनुसंधान डिजाइन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों डेटा को एक ही अध्ययन में व्यवस्थित रूप से एकीकृत करता है? बताइए। कार्योत्तर विधि, मिश्रित विधि, अभिसरण समानांतर डिजाइन, ऐतिहासिक व्याख्यात्मक विधि, या विशुद्ध प्रायोगिक डिजाइन? बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा क्या? बी, मिश्रित विधि अभिसरण समानांतर डिजाइन। ये क्या है? इसमें एक ही शोध चरण के दौरान मात्रात्मक जिसे क्वांटिटेटिव कौन और गुणात्मक क्वालिटेटिव दोनों डेटा का एक साथ संग्रह और एकीकरण शामिल होता है। वर्तमान शैक्षिक और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान भारी रूप से मिश्रित तकनीकों के दृष्टिकोण का पक्ष लेते हैं, क्योंकि वे गुणात्मक घटात्मक गहराई के साथ साथ मात्रात्मक मैट्रिक्स का त्रिकोणीकरण करते हैं। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्या? एक शोधकर्ता दूरस्थ शिक्षा रिमोट लर्निंग के दौरान संज्ञानात्मक प्रसंस्करण की व्याख्या करने के लिए एक नया शैक्षणिक सिद्धांत तैयार कर रहा है। इसे किसी विशिष्ट कक्षा की समस्या को हल करने के लिए तत्काल लागू नहीं करना है। यह किस प्रकार के अनुसंधान की श्रेणी में आता है? क्रियात्मक अनुसंधान, मूल्यांकन अनुसंधान, मौलिक या बुनियादी अनुसंधान, अनुप्रयुक्त अनुसंधान? बताइए किसके अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 9 ये किसके अंतर्गत आता है? पढ़िए, पॉज कीजिए, लगाइए, फिर आगे बढ़िए। ये आता है हमारा किसका? मौलिक या बुनियादी अनुसंधान के अंतर्गत आता है। क्यों? पूरी तरह से ज्ञान का विस्तार करने और तत्काल वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग के जनादेश के बिना सिद्धांतों को तैयार करने की इच्छा से यह प्रेरित होता है। इस परिदृश्य में शोधकर्ता का उद्देश्य केवल दूरस्थ शिक्षा में संज्ञानात्मक प्रसंस्करण के पीछे विज्ञान को समझना है। इसके विपरीत क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च तात्कालिक कक्षा की समस्याओं को स्थानीयकृत समाधान चाहता है, और अनुप्रयुक्त अनुसंधान क्या चाहता है? व्यवहारिक परिदृश्यों में सिद्धांतों का परीक्षण करता है। इन सूक्ष्म भेदों का समझना, अगर ये नहीं समझेंगे आप जो ये सूक्ष्म भेद हैं, तो आप आंसर नहीं लगा पाएंगे किसी चीज का।
क्वेश्चन नंबर 10, एडवर्ड डी बोनो की 6 थिंकिंग हैट्स प्रणाली में रेड हैट विशेष रूप से क्या दर्शाता है? डेटा एकत्रीकरण, तथ्य और आंकड़े, उकसावे, विकल्प और रचनात्मकता, अंतर्ज्ञान और भावनाएं, निर्णय, सावधानी और आलोचनात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा क्या होगा? इसमें आंसर होगा सी। क्यों? अंतर्ज्ञान और भावना, इंट्यूशन एंड इमोशन। एडवर्ड डी बोनो की थिंकिंग हैट प्रणाली शिक्षण योग्यता में अक्सर परखा जाने वाला विषय है, जो समस्या समाधान के लिए संज्ञानात्मक रणनीतियों का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रणाली में रेड हैट अंतर्ज्ञान, आंतरिक प्रक्रियाओं और भावनाओं को दर्शाता है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कह रहा है? डिजिटल संचार के संदर्भ में इंटरनेट पर आउटगोइंग ईमेल संदेशों के प्रसारण के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल जिम्मेदार है? IMA, SMTP, POP3 या FTP? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या सही है? क्या सही है? ये हमारा सही है क्या? SMTP। SMTP क्यों सही है? SMTP क्या कहते हैं? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर ईमेल भेजने या प्रसारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला क्या है? मानक प्रोटोकॉल है। क्या है? मानक प्रोटोकॉल है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं? ई ज्ञान कोश का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक हार्डवेयर सब्सिडी योजना, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी, UGC द्वारा अनिवार्य किया गया AI आधारित प्रॉक्टरिंग सॉफ्टवेयर, केंद्रीय विश्वविद्यालय को जोड़ने वाला हाई स्पीड स्थलीय नेटवर्क। बताइए। प्रश्न नंबर 12 का आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 12 का आंसर क्या है? यह है हमारा क्या? मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी। क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? शैक्षिक बुनियादी ढांचे को प्रभावित करने वाली समकालीन ICT शब्दावली में संक्षिप्त नाम IoT का अर्थ क्या है? IoT का अर्थ क्या है? IoT इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, इंटरनेट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इंटर ऑपरेबल ओपन टर्मिनल्स। इसका होगा आंसर क्या? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होगा? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये क्या होता है? उन भौतिक वस्तुओं को नेटवर्क को संदर्भित करता है जो इंटरनेट पर अन्य उपकरणों और प्रणालियों के साथ डेटा को जोड़ने और आदान प्रदान करने के उद्देश्य से सेंसर, सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकियों के साथ अंतर्निहित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, सार्वजनिक इंटरनेट कनेक्शन पर दूरस्थ स्थान से किसी विश्वविद्यालय के आंतरिक सर्वर तक सुरक्षित पहुंच के लिए संकाय सदस्य VPN का प्रयोग करते हैं। VPN क्या दर्शाता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, विजुअल प्रोसेसिंग नोड, वेरीफाइड पब्लिक नोम स्पेस या वेरिएबल प्रोटोकॉल। क्या VPN क्या होता है? VPN का फुल फॉर्म क्या है? VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें? शिक्षकों द्वारा छात्रों के मूल्यांकन हेतु कंप्यूटरीकृत टूल के उपयोग के संदर्भ में शिक्षा क्षेत्र को तेजी से बदलने वाली प्रौद्योगिकी AI का पूर्ण रूप क्या है? ऑटोमेटेड आइडेंटिंग, एनालिटिकल इंफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एडवांस इंटरनेट। ये बहुत आसान सवाल है, आप लोग लगा लेंगे। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे क्या कहते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। वर्तमान में शिक्षण अनुसंधान ICT के बुनियादी ढांचे का मूल आधार बन गई है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? यूपी के निम्नलिखित किस आर्द्रभूमि को 2026 की शुरुआत में रामसर नेटवर्क में शामिल किया गया है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? यूपी के किसे शामिल किया गया रामसर में? किसे शामिल किया? ये पटना पक्षी अभ्यारण्य। किसे? पटना पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ है? एटा में है। एटा में है। इसे शामिल किया गया किसे? रामसर में। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई। भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई है वर्तमान में? ये 98 भारत में हो गई है। भारत में कितनी हो गई है? 98 हो गई है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? ग्लोबल MPI 2025 के अनुसार निम्नलिखित में किसे 4 प्राथमिक जलवायु खतरों में से एक रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया? अत्यधिक गर्मी, तटीय विवर्तनिक सबडक्शन, सूखा, वायु प्रदूषण। बताइए। 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर क्या होगा? बी, तटीय विवर्तनिक सबडक्शन को इसमें नहीं शामिल किया गया है।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निसार मिशन जो पृथ्वी की सतह के परिवर्तनों का अध्ययन करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पृथ्वी अवलोकन पहल है। इसरो और किस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक संयुक्त विकास है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए, रोसकॉसमोस रूस वाली, या फिर नासा यूएसए की, जाक्सा जापान की? बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है नासा के साथ। किसके साथ है? नासा के साथ। निसार देखिए क्या करे, एन एन से नासा हो गया, एन नासा, और दोनों के मिलके ये सारी चीजें बनी हैं। जो निसार नासा इसप्रो इसका सिंथेटिक अपर्चर रडार है। यह जलवायु परिवर्तन की निगरानी के लिए उच्च रिजोल्यूशन डेटा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया दुनिया का पहला डुअल फ्रीक्वेंसी रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करें? एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड्स एबीसी का निर्माण एशियाई महाद्वीप को गंभीर रूप में प्रभावित कर रहा है। इस घटना का प्राथमिक कारण क्या है? या एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड, इसके बारे में बताइए, इसका प्रमुख कारण क्या है? समताप मंडलीय ओजोन परत का क्षरण, कालिक, एरोसोल और धूल सहित प्रदूषकों की परतों का निर्माण, गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल विंड से प्राकृतिक आउट गैसिंग, मेसोस्फीयर में शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि। बताइए इसका कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का कारण क्या है? इसका कारण क्या है? बी, कालिक, सूट, एरोसोल और धूल सहित प्रदूषकों की परतों का निर्माण। जो एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड्स वायु प्रदूषण के विशाल क्षेत्रीय संरचना का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके मुख्य रूप से एरोसोल, ब्लैक कार्बन जिसे कालिक बोला जाता है, पार्टिकुलर मैटर पीएम शामिल होते हैं, जो दक्षिण एशिया के जलवायु और कृषि पैटर्न को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करें? ऐतिहासिक पेरिस समझौता मुख्य रूप से किस पर्यावरणीय मुद्दे को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया था? समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना, लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रित करना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर वैश्विक तापमान में वृद्धि सीमित करना, आर्द्र भूमि और झीलों का संरक्षण करना। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा पेरिस समझौता हुआ था किसके लिए? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर वैश्विक तापमान के वृद्धि को सीमित करना। कितना? 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे, मतलब अधिमानतः 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना इसका लक्ष्य था। निम्नलिखित में से कौन सा नवनिर्मित जीआई टैग प्राप्त उत्पाद ऐतिहासिक रूप से काशी क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है? बनारस लाल भरवा मिर्च, तिरंगी बर्फी, बरेली जरी जोरदोजी, चिरगांव करौंदा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा दोस्तों? इसकी ये है हमारा क्या चीज है? ये है हमारा, इसका आंसर है तिरंगी बर्फी। तिरंगी बर्फी जो है इसे अभी जीआई टैग मिला है। इस तिरंगे रंग की मिठाई की गहरी ऐतिहासिक प्रतिध्वनि, क्योंकि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन दौरान स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा गुप्त रेस से राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रचार करने और देशभक्ति का संदेश देने के लिए वैचारिक उपकरण के रूप में बेचा गया था। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका के पश्चिमी तट की सीमा से लगे महासागरीय प्लेटों का सही उत्तर से दक्षिण भौगोलिक क्रम प्रस्तुत करता है? जुआन डे फुका, कोकोस नास्का, स्कोटिया प्लेट, कोकोस नास्का, जुआन डे कुका, स्कोटिया प्लेट, नास्का, जुआन डे कुका, स्कोटिया प्लेट, नास्का, जुआन डे कुका, कोकोस, स्कोटिया प्लेट, या फिर स्कोटिया नास्का, कोकोस, जुआन डे कुका प्लेट। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? 22 का आंसर हमारा क्या होगा? ये ए होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि भूगोल आकलनों में एक आवर्ती असलाकृति चुनौती में छोटी टेक्टोनिक प्लेटों का अनुक्रमण शामिल होता है। अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ उत्तर से दक्षिण को बढ़ने पर अनुक्रमण प्रशांत उत्तर पश्चिमी अमेरिका के पास जुआन डे फूका प्लेट शुरू होता है, उसके बाद मध्य अमेरिका के पास कोकोस प्लेट, फिर दक्षिण अमेरिका के पास विशाल का नास्का प्लेट और अंत में अंटार्कटिका के पास स्कोटिया प्लेट पर समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 23। 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो उनके बाद कांग्रेस का अध्यक्ष पद किसने संभाला था? बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का क्या आंसर है? 23 का आंसर क्या है? ये संभाले थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी भी वैचारिक और राजनीतिक दरार पर, जहां बोस ने गांधी समर्थित पट्टाभी सीतारामैया कराया था, बोस ने
इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया। संगठन को स्थिर करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में ग्रहण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, मॉन्डर मिनिमम का संबंध किस लंबी अवधि से है? अत्यधिक सौर ज्वाला गतिविधि से, सन स्पॉट गतिविधि में कमी के से कम सौर विकिरण से, असली ग्रहों पर उच्च उल्कापिंड बमबारी से, सौर पवन वेग त्वरण के कारण। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या है? 24 का आंसर हमारा क्या है? सन स्पॉट गतिविधि में कमी से कम सौर विकिरण से है इसका मॉन्डर मिनिमम। मॉन्डर मिनिमम जो ऐतिहासिक अवधि 1645 से 1715 में संदर्भित कर, जो सन स्पॉट गतिविधि में एक अस्पष्टीकृत भारी कमी की विशेषता है, जो कम सौर विकिरण और पृथ्वी पर थोड़ा ठंडे वैश्विक तापमान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, एकेश्वरवाद का प्रचार करने और सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों को चुनौती देने के लिए 1814-15 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? ये किए थे राजा राम मोहन राय ने। किया था कब? 1814-15 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? 26 कह रहा है, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 ने अपने कुल आवंटन का सबसे बड़ा हिस्सा 19.5 से 22% निम्नलिखित में किस क्षेत्र को आवंटित किया है? अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, शिक्षा पे, कृषि और संबंध सेवाओं पे, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं पे। बताइए क्वेश्चन नंबर बजट अगर यूपी का आपने देखा हो, किस पे सबसे ज्यादा किया है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे 19.5 से 22% ये टारगेट यूपी गवर्नमेंट ने रखा है। क्वेश्चन नंबर 27, नई कर व्यवस्था के तहत केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार मध्यम वर्ग के लिए किस सीमा तक वार्षिक आय पर 100% छूट प्राप्त होती है? बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या है? यह है 12 लाख। क्या है? 12 लाख। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करें? भारतीय संविधान में कौन से भाग क्रमशः चुनाव और लोक सेवा आयोग से संबंधित है? बताइए कौन से भाग लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग संबंधित है? इसका आंसर क्या है हमारा? क्या? भाग 15 और भाग 14। ये यही है आंसर नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? यूपी के राज्य बजट 2026-27 के अनुसार सरकार की मध्यम अवधि की समेकन रणनीति को दर्शाने वाला लक्षित ऋण जीएसडीपी का अनुपात क्या है? जीएसडीपी का अनुपात क्या है? ये अनुपात है 23.1%। क्या है? 23.1% गवर्नमेंट ने ये रखा है लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का निर्देश दिया गया? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50। बताइए भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का निर्देश देता है? ये किस में आता है? ये हमारे अनुच्छेद किस में आता है? अनुच्छेद 48। इस प्रकार दोस्तों हमारा ये मॉडल पेपर का जो चल रहा है हमारा पर डे का 30 क्वेश्चन का, ये कंप्लीट होता है। अब आप लोगों से हम कल मिलते हैं एक नए मॉडल पेपर के साथ, जिसमें करंट डेटा के साथ सारी चीज़ें रहेंगी आप लोगों से। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, और हमारे इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए। आप देखिए किस स्तर का मैं पेपर सेट कर रहा हूँ, उसमें क्या बदलाव किया जा सकता है, बताइए।